क्लास में हम प्राचीन भारत के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उनको लेके आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक मैराथन क्लास के रूप में अर्थात रिवीजन क्लास के रूप में लाया गया है। तो वीडियो थोड़ा बहुत ही कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश की गई है। इस चीज़ को देखिए, अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आपके पहले क्लास से। और क्लास आपको कैसी लगती है इस चीज़ को आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्लास। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और यह हेरोडोटस जो था ये कहाँ का निवासी था? तो ये यूनान का निवासी था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, पहिया या कृषि का आविष्कार कब होता है? तो पहिया या कृषि का आविष्कार आपके नवपाषाण काल में होता है। किंतु आग की आविष्कार की अगर बात करें और होमोसाइपियंस यानी कि होमोसाइपियंस कौन थे? ज्ञानी मानव थे। और इनकी आविष्कार की बात करें, आग और होमोसाइपियंस की अगर उदय की बात करें तो ये कब होता है? तो इनका संबंध पूरा पाषाण काल से है। इसी के साथ देख लेंगे होमोसाइपियंस भारत मतलब का उदय कब हुआ? तो होमोसाइपियंस का उदय आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पशुपालन का प्रारंभ होता है कब? तो पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्यपाषाण काल में होता है। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अगर बात करें तो यह गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भीमबेटका कहाँ है? तो अभी आपने देखा रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व की सबसे प्राचीन अभिलेख अगर हम बात करें, ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी है? तो वो आपका बोगाज कोई अभिलेख हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका एशिया माइनर में स्थित है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो सर्वप्रथम आदि मानव ने आग जलाना सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग की गई कौन सी धातु थी? तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। सबसे पहले अगर मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया ये पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा कुत्ता। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? सिंधु सभ्यता की अगर काल देखा जाए तो सर्वाधिक मान्य जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का आशय क्या होता है? सिंधु सभ्यता में लेखन कला का प्रचलन था, किंतु लेखन कला के प्रचलन के बावजूद उस लेखन कला को अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका, तो उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। अर्थात सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी लिपि थी भावचित्रात्मक और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर बात करें तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। और सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा जौ और गेहूं। कपास की खेती का प्रारंभ, ठीक है, कपास की खेती की प्रारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो सिंधु वासियों द्वारा की गई। सिंधु सभ्यता की अगर पूर्वी स्थल की बात करें और पश्चिमी स्थल की बात करें यानी कि बाउंड्री, तो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का जो मेरठ में स्थित है वो था। और पश्चिमी स्थल क्या हो जाएगा? तो सुतकांगे डोर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तरी स्थल की बात इसी टाइम पे करने, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी स्थल क्या होगी? तो ये आपका मांडा अखनूर यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ है? तो ये आपका दाइमाबाद हो जाएगा। और दाइमाबाद कहाँ है? तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। ये किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के तट पे स्थित है। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मांडा की अगर बात करें तो मांडा क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के तट पे? तो चिनाब नदी के तट पे सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और इसी के साथ सिंधु सभ्यता के बारे में एक और जानेंगे कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इस चीज को भी ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो कैसा था? तो वो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो सुरकोदा यानी कि लोथल और सुरकोदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन? लोथल और सुरकोदा। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे।
भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा अगर हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। और किस नदी के किनारे राखीगढ़ी स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पे स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासियों द्वारा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले अगर जानकारी किसके द्वारा दी गई तो वो थे चार्ल्स मेसन। और कब दी गई इनके द्वारा जानकारी? 1826 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ठीक है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? अभी आपने देखा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मैंने बोला एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता था और उसके सर्वाधिक स्थल जो सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाने लगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला है वहां पे स्थित है। और किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे स्थित है। इसी के साथ देखेंगे कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा और 1921 ईस्वी में की जाती है। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज कैसा था? तो हड़प्पा की नगरीय सभ्यता थी। इस चीज को आप देखें, हड़प्पा कैसी थी? तो नगर नियोजन के लिए फेमस थी। और हड़प्पा का समाज कैसा था? तो हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? तो स्वास्तिक चिन्ह आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? ठीक है, अर्थात वो किस खेल में रुचि रखते थे? तो वो शतरंज खेल में उनकी रुचि थी। धौलावीरा स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। और धौलावीरा के बारे में अगर बात करें तो जल निकासी की जो एकदम बेहतरीन प्रणाली है वो कहाँ मिलता है? तो वो आपका धौलावीरा में मिलता है। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। और गुजरात की कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। R37 कब्रिस्तान मिला है, ये कहाँ पे मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोगों को किस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा के लोग लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन की प्रमुख जो रक्त था, ठीक है, अर्थात हड़प्पा वासी द्वारा जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था उसका रंग क्या था? तो वो लाल रंग था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और किनके मुख्य रूप से किनके द्वारा की गई थी? तो राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के लिए और दयाराम साहनी आपका हड़प्पा सभ्यता के लिए हैं। और हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के लिए 1922 ईस्वी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा को फराओ के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा होगा, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? तो लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और यहां से क्या मिलता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ था? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। अग्निकुंड प्राप्त हुआ। तो अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ? तो लोथल और कालीबंगा। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। और लोथल क्या था? तो लोथल सिंधु सभ्यता के, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह। घोड़ों के हड्डी के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये आपका सुरकोतदा में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में स्थित जो अन्नागार था वो थी। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। किसके निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा की जाती है कब? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिलती है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और हड़प्पा कहाँ था? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित था? तो रावी नदी के तट पे। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और ये कौन से जिले में? तो लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। वो कौन सा था हड़प्पा? तो मोंटगोमरी जिले में। अगला हमारा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सी है? तो वो बृहद स्मारक जो स्नानागार था वो था। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त होता है? तो अन्नागार और स्नानागार दोनों बृहद स्मारक के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मेसोपोटामिया।
जिसका आधुनिक नाम क्या है, इराक है, का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेसोपोटामिया का अर्थ है। भारत में अगर देखा जाए तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो इसको दो आप के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा हो जाएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की काल की अगर बात की, टाइम पीरियड की, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। और वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन थे, तो ये आर्य थे। और आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्यों की जानकारी मिलती है कहाँ से, तो आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो इसे माजू के नाम से जाना जाता था। आर्य भारत में आए तो कब आए, तो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए, ठीक है। और कहाँ से आए, तो ये मध्य एशिया से आए। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो मध्य एशिया थे। आर्य अगर सर्वप्रथम देखा जाए कि मध्य एशिया से निकले तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे यार, तो वो कहाँ बसते हैं, तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ कौन थी, तो आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और पेय पदार्थ जो था वो इनका सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु जो था या देवता था, तो प्रिय पशु इनका घोड़ा था। और देवता कौन थे, तो देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज कैसा था, तो इसके पूर्व आपने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समाज देखा कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। किंतु आर्यों का समाज जो था ये पितृसत्तात्मक था। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य दो थे ये कैसे थे, तो ये ग्रामीण सभ्यता के थे। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ठीक है। तो ये आपके 6 वेदांग हो जाएंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है ये ऋग्वेद के संकलन करता है। और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि थे उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा सिंधु नदी। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो वो भी आपका सिंधु नदी हो जाएगा। किंतु ऋग्वेद में अगर पूछे सबसे पवित्र नदी, तो वो आपका सरस्वती नदी हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। ये देखिए पूरा डाटा है, किंतु सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 3 से 4 एग्जामों में ना पूछा गया हो, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा 3 से 4 बार वीडियो को देखिएगा, अभी 1-2 बार देखिए, जब एग्जाम आ जाए तो एग्जाम में लगातार 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको सारा आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो याद हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे 1-2 बार तो आपको 1-2 बार देखने पे ये सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको पुरंदर के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो ये कौन थे, तो ये विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, ठीक है, किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 10 राज्य युद्ध, ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है किसमें, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध लड़ा गया किसके किसके मध्य, तो पारुषणी रवि यानी कि पारुषणी नदी जो वर्तमान में जिसे किस नाम से जाना जाता है, रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और किसके किसके मध्य, तो सुदास और 10 जनों के मध्य, राजा सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। किस नदी के किनारे, परुषणी नदी, वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो रावी नाम है इसका। अगला हमारा हो जाएगा 8वें मंडल में ऋचाएं। ऋग्वेद की जो 8वें मंडल की ऋचाएं हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको खिल के नाम से जाना जाता है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 9वां मंडल जो ऋग्वेद का है वो देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन है, तो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ये थी आपका ब्राह्मी लिपि। अगला हमारा होगा ऋग्वैदिक काल में
यानी कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या अर्थात ना मारा जाने योग्य के नाम से जाना जाया, तो वो कौन था, तो वो गाय को माना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी अगर किससे मिलती है, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, किसकी जानकारी किससे मिलती है, तो इनसे मिलती है उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब होती है, तो उत्तर वैदिक काल में होती है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो वो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज की अगर बात करें तो वो 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से वर्ण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनका उल्लेख किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसमें उल्लेख किया गया है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है वो कौन सा वेद है, तो वो आपका यजुर्वेद होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किस वेद में है, तो ये आपका यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, अर्थात ऐसा वेद जिसमें तंत्र मंत्र की बात की गई है, वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो सामवेद के उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं उनको उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहेंगे, तो उनको अर्धायु कहेंगे। अगला हमारा हो जाएगा एतरेय ब्राह्मण संबंधित है। एतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के 2 मुख्य ब्राह्मण है, कौन कौन से, तो वो कौसातिक और एतरेय ब्राह्मण है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो सामवेद से हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण क्या है, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है वो गोपद ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो ये आपका यजुर्वेद से हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो यजुर्वेद से हो जाएगा। पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की टोटल संख्या 18 है, और इनका अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो कौन था, तो वो था अलुबर्नी। पुराणों के संकलन कर्ता, पुराणों के संकलन कर्ता कौन है, तो वो कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा है, ये पुराणों के संकलन करता है। टोटल पुराण कितने हैं, तो टोटल 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात करें तो वो आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा, और मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो ये आपका विष्णु पुराण में हो जाएगा। सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा, और यही सबसे प्राचीन पुराण है। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलेगी, तो ये आपका हो जाएगा वायु पुराण। अगला देखते हैं हम उपनिषद विषय वस्तु क्या है उपनिषद का, तो उपनिषद किस पे आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। दर्शनों पर सर्वाधिक प्राचीन, दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शक के आपके गौतम है, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये आपका कपिल हो जाएंगे। और सांख्य दर्शक क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, और इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो योग के पतंजलि हो जाएंगे, और मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, ये आपके जैमिनी हो जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो कर्म कांडों से ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है। उपनिषद की बात करें, अभी आपने देखा पुराणों की संख्या कितनी थी, 18। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद टोटल 108 है, और इसमें प्रमाणिक जो उपनिषद है वो कितना है, तो 13 जो है वो प्रमाणिक उपनिषद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया, वो कौन सा उपनिषद है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय और ओम ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से, तो मुंडको उपनिषद से, और ओम कहाँ से लिया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। भारत में प्रथम कानून की पुस्तक किसे माना जाता है, तो वो आपको मनुस्मृति जो थी उसे प्रथम कानून की पुस्तक माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो वो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक यानी कि प्राचीन हिंदू विधि किसे माना जाता था, तो वो मनुस्मृति को माना जाता था, और इसके लेखक कौन है, तो वो मनु थे इसके लेखक। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण हो जाएगा, और रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसकी रचना की जाती है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर बात की जाए तो वो आपका महाभारत हो जाएगा, और इसके रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचनाकार हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है महाभारत का अन्य नाम क्या था, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया रज्मनामा के नाम से।
किसके द्वारा किया गया? तो बदायूनी के नाम से किया गया। और कब की गई? तो 16वीं शताब्दी में। और रजमनामा का अर्थ क्या होता है? तो रजमनामा अर्थात युद्धों की पुस्तक। अगला हमारा हो जाएगा रामायण का फारसी में अनुवाद। रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये बदायूनी द्वारा किया जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो भी बदायूनी। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा चार वेदों का सम्मिलित रूप क्या होगा? तो चार वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, वेद संहिता। ठीक है। और तीन वेद जो होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? तो इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी आपका वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड जो है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर कहाँ है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुद्ध की मृत्यु जब कुशीनगर में हुई थी तो कुशीनगर क्या थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला हमारा हो जाएगा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाएगा। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उनको क्या कहा गया था? तो उनको कहा गया था, जब देखिए बुद्ध का चार क्रम देख लेते हैं सीधा सीधा। बुद्ध जब घर से निकले तो उनको कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको क्या कहा गया? तो निर्माण कहा गया उनको। जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के पिता कौन थे? ठीक है। अगला हमारा है बुद्ध के पिता। तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनका संबंध किस वंश से था? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध की माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम था महामाया देवी। ठीक है। और ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलिय वंश से संबंधित थी। बुद्ध की अगर अन्य नाम की बात करें तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। और बुद्ध का अन्य नाम एक और क्या था? तथागत के नाम से भी बुद्ध जाने जाते थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। और ये कहाँ पे बने थे? तो ये आपका वैशाली में बने थे। बुद्ध जब निकलते हैं घर से बाहर तो सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? तो वैशाली में जाते हैं। और प्रथम गुरु उनके कौन बनते हैं? अलार कलाम बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बुद्ध का प्रिय घोड़ा या सारथी कौन था? ठीक है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कंथक या चन्ना नाम था। बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाए? तो महाभिनिष्क्रमण। देखिए गृह त्याग मतलब घर त्याग दिए, घर से निकल गए, तो निकले तो निष्क्रमण कहा गया। ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण हो गया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। ठीक है। कोई आदमी घर से निकलेगा तो किस चीज से निकलेगा? तो कुछ ना कुछ तो उस टाइम पे गाड़ी थी नहीं, घोड़े से निकले, ऐसा मान लो। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो घोड़ा हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। परिवर्तन यानी कि उनके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है तो उनके प्रथम प्रवचन को क्या कहलाया गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया बुद्ध द्वारा? तो वो दिया गया आपके सारनाथ में दिया गया। सारनाथ कहाँ है? तो वर्तमान वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। और बोध गया कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। और किस नदी के तट पे? तो निरंजना नदी के तट पे। और किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे। और उस वृक्ष का नाम क्या दिया गया? तो उसे बोध वृक्षी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बोध वृक्ष उसका नाम दे दिया गया। अगला हम देखते हैं बुद्ध के प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और इसे क्या कहा गया? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। अगला देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? तो उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए कहाँ पे? तो बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया। और सर्वप्रथम सार कहाँ उपदेश दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया कहाँ पे? तो ये सुभद्र को दिया था। ठीक है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था। अगला हमारा हो जाएगा वो सुभद्र कहाँ कहाँ के हैं? तो ये कुशीनगर के हैं। वर्तमान में जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जिला है वहां पे दिए थे। किसे? सुभद्र को दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो वो आपका त्रिपिटक हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ है किसका? तो बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। और बौद्धों का ये सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। अगला हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? तो वो कौन थी? तो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की मम्मी की जब मृत्यु हो जाती है उनकी माँ की, तो इनका लालन पालन कौन करता है? तो इनकी मौसी करती है प्रजापति गौतमी। और यही बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला भी बनती हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि बौद्ध धर्म में महिला प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ठीक है, तो वो आपका वैशाली में हुआ और प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अगला हो जाएगा, और किसके कहने पे शामिल किया गया था? तो इनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे शामिल किया गया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को। अगला हमारा हो जाएगा, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्व घोष द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की जाती है। गंधार कला संबंधित है, तो गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगीति, टोटल 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद। और प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो बुद्ध की मृत्यु के जो समय होती है उस टाइम पे होती है। जिस साल बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है बुद्ध को, उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ होता है? तो ये आपका राजगृह में होता है। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। ध्यान रखिएगा, चारों बौद्ध संगीतियां आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ से होती है? तो कश्मीर में होती है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक देख लेंगे। राजा साली के साथ पाटलिपुत्र के वन में घूमने गए। ठीक है, कहा देखिए, राजा साली के साथ, राजा से राजगिरी, साली के साथ वैशाली, राजा साली के साथ पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र के वन यानी कि कुंडल वन हो जाएगा। ठीक है, तो राजा साली के साथ कहाँ गए? तो पाटलिपुत्र के वन में घूमने गए। तो ये आपका चारों बौद्ध संगीतियों का क्रम से याद करने का ट्रिक हो गया, किस स्थान पे हुआ था। और इसके सामने याद करेंगे आप अका अक। अका अक राजगिरी में अशोक अजात शत्रु, का से काला शोक हो जाएगा सेकंड नंबर, और तीसरा हो जाएगा अशोक, और चौथे नंबर पे आप हो जाएगा कनिष्क। अका आके याद करेंगे। और चारों राजा साली को कहाँ पे ले गए? पाटलिपुत्र के वन में घुमाने ले गए। और उसके सामने आ, का, आ और का। ठीक, इसको याद करेंगे आकाक, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है वो 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति होती है आपका 250 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होगी वो कब होती है? तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। अगला देखते हैं हम, बौद्ध संगीति का आयोजक स्थल का क्रम क्या है? तो देखिए, सर्वप्रथम अभी मैंने आपको बताया था, राजा साली को कुंडल वन में, राजा साली को पाटलिपुत्र के वन में घुमाने ले गए। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन यानी कि कश्मीर में स्थित है। इसके साथ आप ये भी ध्यान देंगे कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो एकमात्र बौद्ध संगीति कौन सी है जो बिहार के बाहर हुई थी? तो वो चौथी बौद्ध संगीति जो थी कुंडल वन, वो कश्मीर में हुई थी। बाकी तीनों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। बिहार के कहाँ? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में। जबकि चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात करें तो मोगलतिस्य पुत्र थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका वसुमित्र हो जाएगा। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब होता है? तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति होती है तो उसमें पहली बार बौद्ध संगीति का विभाजन होता है। किंतु दूसरी बार अगर विभाजन की बात करें तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में होती है। अगला हमारा होगा, हीनयान और महायान अस्तित्व में कब आया? तो चतुर्थ बौद्ध जो संगीति होती है उसमें। ठीक है, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन में? हीनयान और महायान में। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जातक कथा के नाम से जाना जाता है, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो वो जातक कथाओं यानी कि बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जातक कथाओं का वर्णन मिलता है किसमें? अजंता की गुफाओं में। और अजंता कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको चैत्य कहा जाता था। और बिहार किसको कहा जाता था? तो जो जहाँ पे बौद्ध धर्म के भिक्षु जो थे वो निवास करते थे उसको बिहार कहा जाता था। और पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य के नाम से जाना जाता है। विश्व शांति स्तूप जो है वो कहाँ पे है? तो राजगीर में। और राजगीर कहाँ? बिहार में स्थित है विश्व शांति स्तूप। इसके साथ ये भी जानेंगे कि बिहार को बिहार नाम क्यों पड़ा। तो बिहार यानी कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु को निवास स्थान था बिहार, उसकी अधिकतम उपस्थिति के कारण बौद्ध बिहार का नाम बिहार पड़ा था। एशिया का ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण
बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अगर बात करें तो किसके काल में हुआ, तो कुषाण काल में होता है। अगला हमारा देखते हैं, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी यानी कि शासक कौन थे, तो बिंबिसार जो थे, प्रसेनजित थे और उदयन, ये कौन से संबंधित थे, तो ये बौद्ध धर्म के यानी कि बुद्ध के अनुयायी थे कुछ प्रमुख। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम आदिनाथ है और यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे, तो अरष्ट नेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपका पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो आपका सर्प है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, वो आपका सिंह हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये 23वें थी। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो समवेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई, वो कौन कौन सा था, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, और इसी में पांचवा जो जोड़ा गया, पांचवा महाव्रत जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, वो किसके द्वारा जोड़ा गया, तो वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के अगर अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और इन्हें क्या माना जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला हमारा होगा महावीर स्वामी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और ये महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो कुंडग्राम जो वैशाली वर्तमान बिहार में है, तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कब, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पूर्व आपने देखा था गौतम बुद्ध। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। दोनों का मिलता जुलता नाम है, तो ध्यान रखिएगा। महावीर की मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो पावापुरी में होती है। और कब होती है, 468 ईसा पूर्व में होती है। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये किस संबंध वंश से थे, तो ज्ञात्रिक कुल से थे। एक नाम सिद्धार्थ आपने और सुना था। महावीर के बचपन का पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, किंतु गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन था। और यहाँ महावीर के पिता का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा महावीर की माता। महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। और ये किससे संबंधित थी, तो ये लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, महावीर की पुत्री का नाम क्या था, तो महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इसके पूर्व आपने देखा था गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था, उनके पुत्र का नाम राहुल था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, तो द्रिब्बीप ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पे। कहाँ पे, तो साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और किस नदी के तट पे, तो निरंजना नदी के तट पे उनको गौतम बुद्ध की प्राप्ति हुई थी। और निरंजना नदी का अन्य नाम क्या है, फल्गु नदी भी है। ठीक है, और इनको किस नदी के तट पे, तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कौन से वृक्ष, तो साल वृक्ष के नीचे। दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों को इकट्ठा बता दिया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कैवल्य की प्राप्ति जो होती है वो पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म का परम लक्ष्य है। अगला देखते हैं, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें किया गया है, तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया, तो महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो राजगृह में दिया गया। और गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। प्रथम शिष्य या अनुयायी, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था, तो वो जमाली था। और जमाली कौन था, तो अनुजा प्रियदर्शनी जो थी इनकी बेटी, उनका पति था, अर्थात इनका दामाद था। महावीर के शिष्य कहलाए, तो महावीर के शिष्य कौन कहलाए, तो महावीर के शिष्य को गणधर या गंधर्व कहा जाता था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया। ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया किसके, तो मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, दोनों ने उपदेश दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न आपके हो जाएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या पढ़े थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करते थे जो, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, और जो लोग नग्न रूप में रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता है। अब श्वेतांबर जो था उसके संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो आपका स्थूलभद्र थे। सा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा आपको। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके भद्रबाहु थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कौन सी है? तो कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु द्वारा की गई थी। और भद्रबाहु कौन थे? तो जैन जो संप्रदाय था वो दो संप्रदायों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। और जो दूसरा संप्रदाय था दिगंबर, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? तो यही भद्रबाहु उसके संस्थापक थे। अगला देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद कर लेंगे इसी टाइम पे। तो देखिए, जैन धर्म जो है वो बहुत अपने आप में देखा जाए अगर तो बहुत कठिन धर्म है। ठीक है, उसका पालन करना बहुत कठिन है। तो गम मतलब होता है दुख, तो आगम, अपने पास गम को बुलाना जैन साहित्य के लिए आगम हो जाएगा, यानी कि कठिन धर्म। ठीक है, और जब आप देखेंगे बौद्ध धर्म है उसका पालन करना आसान है। और उसके क्या कहते थे? उसके साहित्य को, जैन साहित्य यानी कि बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते थे जातक, जातक, आगम। ठीक है, तो इस चीज से आपको याद हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा प्रथम जैन सभा। प्रथम जैन सभा कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व में होती है। और कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्री में होता है प्रथम जैन सभा। और किसके शासनकाल में? तो अध्यक्षता इसकी कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है स्थूलभद्र के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगिरी में। और ये प्रथम जैन सभा कहाँ होती है? तो पाटलिपुत्री में होता है। दूसरी जैन सभा कहाँ होती है? तो 512 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है? तो बल्लभी, गुजरात में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता के द्वारा। अगला हमारा हो जाएगा, भारत में जैन धर्म सबसे बड़ा, जैन धर्म का सबसे बड़ा जो समर्थक था वो कौन थे? तो खारबेल थे। राजा खारबेल जैन धर्म के सबसे बड़े समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? तो मक्खल गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपका कृष्ण हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई, किस भाषा में? तो श्रीमद् भगवत गीता जो लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो बिल्किंस द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वो होलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वहां से भागवत धर्म के संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और ये होलियोडोरस का बेसनगर जो अभिलेख है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध गुप्त वंश से है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो अलवार संतों द्वारा होता है। अलवार और नयनार दो संत थे। ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो अलवार संतों की संख्या जो थी वो 12 थी। अगला हमारा हो जाएगा, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब होती है? तो वो 9वीं शताब्दी में होती है, 9वीं सदी में होती है। किसकी? सूफी धर्म आंदोलन की शुरुआत। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 570 ईस्वी में मक्का में होती है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। और माता के नाम की अगर बात करें तो माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब? तो 610 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हिजरी संवत की शुरुआत होती है कब? तो 622 ईस्वी में होती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है? तो 632 ईस्वी में मदीना में होती है। और उनके उत्तराधिकारी जो कहलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुरान के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो बाइबल जो है वो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ था। ईसा मसीह का जन्म की बात करें तो कब हुई थी? तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो बैतलहम में हुआ था, 4 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया ईसा मसीह को सूली पे? तो 33 ईसा पूर्व में। ठीक है, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। और किसके द्वारा चढ़ाया गया? तो रोमन गवर्नर जो पोंटियस था उसके द्वारा चढ़ाया गया। अगला हमारा देखते हैं,
पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो पारसी के धर्म के संस्थापक जो थे पैगंबर जरथुष्ट्र जो थे वो पारसी धर्म के संस्थापक थे। और पारसी धर्म की अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उद्गम स्थल कौन सा था? तो वो ईरान था, जहां से ईरान से पारसियों को भगा दिया गया। और वर्तमान में कहाँ पे संरक्षण लिए? तो वर्तमान में सर्वाधिक विशेष रूप से संरक्षण इनको भारत में दिया गया था। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जंद अवेस्ता जो है वो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किसमें मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ जो अगुंतर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में अगर बात करें तो इन 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद हैं, ठीक है। मगध, मगध हो जाएगा, अंग हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपका? वज्जी संघ। ये तीनों कहाँ है? तो ये आपका 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। और 12 महाजनपद जो है, 8 महाजनपद जो है ये उत्तर प्रदेश में अकेले स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अवंती अंग की राजधानी, अवंती या अंग की राजधानी कौन थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और अंग महाजनपद जो आपका है उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी चंपा थी। और अंग महाजनपद कहाँ है? तो बिहार का भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वहां पे अंग महाजनपद का उल्लेख है। अगला अगला हमारा हो जाएगा कौशल या मल्ल की राजधानी कौन थी? तो कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। और मल्लों की राजधानी कौन सी थी? तो वो कुशीनारा थी, जहां पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा वत्स अथवा सूरसेन की राजधानी कौन सी? तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और सूरसेन की राजधानी कौन थी? तो ये आपकी मथुरा थी। वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो वज्जी संघ बिहार का वैशाली जो क्षेत्र है, वैशाली जो वज्जी संघ की राजधानी थी। गंधार की राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था वो कौन सा था? तो वो उसके संस्थापक आपके बृहद्रथ थे, ठीक है। और इनका वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वो थे बिंबिसार। अगला हमारा हो जाएगा मगध का सब प्रथम राजधानी कौन था? मगध की प्रथम राजधानी तो वो थी गिरिब्रज, यानी कि राजगिरी जो है वो मगध वंश की प्रथम राजधानी थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और बिंबिसार की अगर राजवैद्य की बात करें तो जीवक जो था वो इनका राजवैद्य था। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या की जाती है। और अजातशत्रु की भी हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की जाती है। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? तो अजातशत्रु का अन्य नाम कुड़िक भी था। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र बसा है कहाँ पे? तो गंगा सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र बसा है। अगला देखते हैं। और इसी पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग जो था वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद हो जाएंगे। एक राट की उपाधि धारण किसने की थी? तो यही महापदम नंद यानी कि नंद वंश के जो संस्थापक थे वो एक राट की उपाधि धारण किए थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी क्या है? एक प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पाणिनि द्वारा लिखी गई। और ये क्या है? तो संस्कृत व्याकरण की एक प्रसिद्ध कृति है अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। भारत पर प्रथम आक्रमण किया किसने? तो ईरानियों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। और कब किया? तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया गया डेरियस प्रथम द्वारा, जिसका नाम दारा प्रथम था। और कब किया गया? 516 ईसा पूर्व में किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन होगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? तो वो सिकंदर था। और कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो घनानंद के शासनकाल में किया था। सिकंदर जो था उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम फिलिप था। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की अगर मृत्यु की बात करें तो सिकंदर की मृत्यु कब होती है? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तुम बेबीलोन में होती है। सिकंदर समकालीन था, अर्थात सिकंदर किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो वो घनानंद के शासनकाल में हो जाएगा आपका। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर यानी कि सिकंदर के गुरु जो थे वो कौन थे? तो अरस्तु थे। और सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? तो इसके घोड़ा का नाम क्या था? तो बुका फेला यानी कि बहु केफला था इसके, ठीक है, मिसप्रिंट है। क्या नाम था? तो बहु केफला था। अगला हमारा हो जाएगा
सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध का कहलाता क्या? तो हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। अगला हम देखते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश की अगर प्रचलित मुद्रा कौन थी तो वो आपकी पण थी। ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया और यही मौर्य वंश के कौन से संस्थापक थे। अगला हमारा होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसके अनुयायी थे? तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किसके ली थी? तो जैन धर्म में जो दिगंबर संप्रदाय के थे, ठीक है, भद्रबाहु यानी कि जो नग्न रहते थे, जैन धर्म के दो संप्रदायों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर कैसे रहते थे? तो नग्न रहते थे। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। और इन्हीं द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी। अगला देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो कौन थे? चाणक्य थे और यही महामंत्री भी थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम आपको विष्णुगुप्त और कौटिल्य मिलेगा। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है किससे संबंधित है? तो देखिए अर्थशास्त्र की जो पुस्तक संबंधित है ये किससे? तो राजनीति से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा की गई थी। अगर विकल्प में चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों दिया हो तो आप कौटिल्य को चूज कीजिएगा। ठीक है। और इसकी तुलना जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, अर्थशास्त्र, इसकी तुलना किसकी की जाती है? तो मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है किसको? चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिन ने सैंड्रो कोटस कहा, किसे कहा? तो जस्टिन ने सैंड्रो कोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। विशाख दत्त कृत, ठीक है, मुद्रा राक्षस, एक नाटक है मुद्रा राक्षस, इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? तो विशाख दत्त द्वारा की जाती है। और ये किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित थे। अगला हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो वो आपका मेगास्थनीज था और इसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन थी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेलूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। सेलूकस निकेटर का राजदूत था और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और इसने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो मेगास्थनीज ने पुस्तक की रचना की। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। आपसे पूछा जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस वंश से संबंधित इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो मौर्य वंश हो जाएगा। मेगास्थनीज था, तो मेगास्थनीज कौन था? तो सेलूकस निकेटर का राजदूत था। सेलूकस को पराजित किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेलूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। जो चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो वो हुआ था सेलूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस निकेटर को हरा दिया, किंतु सेलूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी, कार्नेलिया की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिए। और अपना एक क्या भेजे? दूत भेजे। उस दूत का नाम क्या था? तो उस दूत का नाम था मेगास्थनीज। ठीक है। और इसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई, क्या? इंडिका पुस्तक लिखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई कब? तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई। और कैसे हुई? तो उपवास द्वारा हुई। और उपवास द्वारा क्यों मृत्यु हुई एक राजा की? क्योंकि ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे और अपना शरीर त्याग दिए। कैसे? उपवास द्वारा। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा को बनवाया था, किसने बनवाया था? तो चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। कब? 983 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र या उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंबिसार और बिंदुसार दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इस चीज को याद रखिए। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम बिंबिसार था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे यानी कि उत्तराधिकारी थे उनका नाम बिंदुसार है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसी बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। इससे आपको याद हो जाएगा। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। डाइमेकस जो था वो भारत कब आया? तो डाइमेकस बिंदुसार के समय पे भारत आया। और ये डाइमेकस कौन था? तो डाइमेकस जो था ये सीरियन नरेश अंत्योकस का जो था वो राजदूत था।
सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था और ये भारत में किसके शासनकाल में आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया। अगला हो जाएगा बिंदुसार अनुयायी था, तो बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला हमारा हो जाएगा बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी जो था वो कौन थे? तो वो आपके अशोक थे। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो ये बैठे 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठते हैं और मगध अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कब? कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व के बाद इन्होंने क्या स्वीकार किया? तो भेरी घोष को त्याग के धम्म घोष को स्वीकार किया था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया? तो शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ करने वाले शासक कौन थे? तो वो अशोक थे। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो वो प्राकृत भाषा थी। शिलालेखों में अगर प्रयुक्त भाषा की बात की जाए तो जो भारत में थी वो प्राकृत भाषा में। शिलालेखों में टोटल भाषाएं कितनी थी? तो टोटल 4 प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त की गई थी। कौन कौन सी थी? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। और इसमें सर्वाधिक जो शिलालेख जारी किए गए थे वो किस भाषा में थे? तो वो ब्राह्मी भाषा में थे। अगला हो जाएगा हमारा, अगर पूछे आपसे भारत में जारी किए गए शिलालेख जो थे वो किस भाषा में थे? तो वो ब्राह्मी शिलालेख थी। ठीक। खरोष्टी लिपि लिखी गई थी कहाँ? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख जो है वो टोटल कितने हैं? तो टोटल 14 शिलालेख है और इनकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है? तो टी पैंथेलर द्वारा की जाती है। कब? 1750 ईस्वी में की जाती है। अशोक का सबसे लंबा अगर स्तंभ लेख देखा जाए तो वो कौन सा है? तो वो 7वां स्तंभ लेख है। और इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें यात्राओं का उल्लेख है, आजीविकों के यात्राओं का उल्लेख है अशोक के 7वें स्तंभ लेख में। और इसमें ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो यह अशोक का 7वां स्तंभ लेख जो है ये सबसे लंबा स्तंभ लेख है। अगला हो जाएगा हमारा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? तो वो रूमनदेही स्तंभ लेख हो जाएगा। और सबसे लंबा यानी कौन था? तो वो 7वां स्तंभ लेख हो जाएगा। अशोक का नाम अशोक मिलता है तो कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो 4 अभिलेख है। मास्की, ठीक है, मास्की गुर्जरा, मास्की गुर्जरा उदय गोड्डम, ठीक है, मास्की गुर्जरा उदय गोड्डम। और कौन सा एक अभिलेख हो जाएगा? और चौथा आपका हो जाएगा गुंटूर। इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक को, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से पुकारा गया है? तो देव नाम प्रिय, अर्थात देवताओं को प्रिय लगने वाले। अगला हमारा हो जाएगा, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किस अभिलेख में बताया है? तो जो भाब्रू शिलालेख है राजस्थान में स्थित है, इसमें स्वयं को अशोक ने क्या बताया? मगध का सम्राट बताया है। अगला हमारा हो जाएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। सांची स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अशोक द्वारा करवाया गया। अगला हमारा हो जाएगा भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप किससे संबंधित है? तो अशोक कालीन स्तूप से संबंधित है। और कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भरहूत स्तूप की खोज कब की गई? तो 1873 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो कनिंघम के द्वारा की गई। अगला हमारा हो जाएगा, श्रीनगर की स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था श्रीनगर की स्थापना? तो सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था, उसके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। अशोक की मृत्यु कब होती है? तो 232 ईस्वी में, ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु होती है। अगला हमारा हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम जो था वो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट हमारा वंश हो जाएगा शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश हो जाएगा। और शुंग वंश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। और शुंग शासकों की राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई अपनी राजधानी? तो इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई वो विदिशा में बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मनुस्मृति की रचना कब हुई? तो इसी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई। और किसके द्वारा की गई थी? मनु द्वारा की गई थी। और ये जो शुंग वंश है ये मुख्यतः ब्राह्मण वंश था, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और मनुस्मृति की रचना भी इसी टाइम पे की गई थी।
अगला हमारा हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और योग जो है वो पतंजलि का क्या है, योग दर्शन, तो योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है। महाभाष्य के रचयिता कौन है, तो महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। सॉरी, पतंजलि जो थे योग दर्शन के नहीं थे, योग दर्शन के गौतम थे, उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पतंजलि के कौन थे, योग दर्शन पतंजलि हो जाएगा, सॉरी सॉरी। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाएगा तक्षशिला का यवन राजदूत होलियोडोरस भारत कब आया, तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में कब आया, वो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में आया। अगला हमारा हो जाएगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आर्य सुशर्मा जो था वो कर्ण वंश का अंतिम शासक था। अगला हमारा हो जाएगा सातवाहन जो आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो जो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश की राजधानी कौन थी, तो राजधानी प्रतिष्ठान थी, और ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके महानतम शासक कौन थे सातवाहन वंश के, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के महानतम शासक थे। अगला देखते हैं, ये जो वंश है अभी आपको मैं वंश याद कराने का एक ट्रिक दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा 2-3 ट्रिक दे दूंगा प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, जो आपको वंश एक क्रम से याद हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा, अगला हमारा क्वेश्चन होगा सीसा का सिक्का चलवाया था किसने, तो सातवाहनों द्वारा शीशे का सिक्का चलवाया गया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की, तो सातवाहन शासकों ने की। सातवाहनों की जो भाषा और लिपि थी, तो सातवाहनों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, और लिपि कैसी थी, तो लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी। कलिंग यानी कि उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये महामेघवाहन जो था वो चेदी राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो आपका खारबेल था। खारबेल का संबंध किस वंश से है, तो चेदी वंश से है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, तो किसने के द्वारा करवाया गया था, तो कलिंग नरेश खारबेल द्वारा करवाया गया था। अर्थात हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस वंश से है, तो चेदी वंश से हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है कहाँ पे, तो उदयगिरी की पहाड़ी में, और कहाँ पे, उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था, तो वो हिंद यूनानी सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करते हैं, उसके बाद शक करते हैं, उसके बाद पल्लव करते हैं, और उसके बाद कुषाण आते हैं। ठीक है, ये उनका क्रम है, याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम कौन आते हैं, हिंदू यूनानी आते हैं, उसके बाद शक आएंगे, फिर पल्लव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। हिंद यूनानियों की राजधानी कौन सी थी, तो साकल जो था वो हिंद यूनानियों की राजधानी थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया गया किसके द्वारा, तो हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक शासकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया गया। अगला देखते हैं, सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया, तो हिंद यूनानी यानी कि ग्रीकों द्वारा लाया गया। भारत आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था, तो भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक जो था वो डेमिट्रियस था, और ये कब आया था, तो 150 ईसा पूर्व के आसपास आया था। ठीक है, प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था, तो ये मीनांडर था। मीनांडर को हराया था किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने मीनांडर को हराया था। मीनांडर यानी कि मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में स्वीकार किया था, और बौद्ध धर्म की दीक्षा इसे किसने दिया, तो नागसेन ने दिया, जिनका नाम क्या था, नागार्जुन। मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसी नागसेन द्वारा की गई, और इसी नागसेन अर्थात नागार्जुन द्वारा की गई। और इन्हीं ने क्या किया था, तो मीनांडर को क्या की थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यूनानियों के बाद भारत आने वाले कौन थे, तो यूनानियों के बाद भारत में शक आए, और शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन जो था वो शकों का सबसे प्रतापी शासक था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया, तो रुद्रदामन द्वारा करवाया गया। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। और उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया, तो शक शासक जो रुद्रदामन था उसके द्वारा करवाया जाता है। संस्कृत में जाली अभिलेख अर्थात किसके द्वारा संस्कृत में पहली बार अभिलेख जारी किया जाता है, तो वो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। ये संस्कृत में जारी अभिलेख है, और किसके द्वारा जारी किया गया था, तो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था, तो शक शासक था। अगला हमारा हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो मौर्यों से संबंधित है।
इसमें मौर्यों का उल्लेख मिलता है, मौर्य धर्म का। ठीक है, अगला देखेंगे मौर्य वंश का। अगला हो जाएगा पल्लव या पार्थियन की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसस जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। शक के बाद कौन आए थे? तो शक के बाद कुषाण आए थे, और इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला हमारा हो जाएगा कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर या पेशावर जो था वो कुषाण यानी कि कनिष्क की प्रथम राजधानी थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? तो दूसरी राजधानी आपकी मथुरा थी। कुषा कनिष्क अनुयायी था, तो कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय जो था उसका अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में कौन लोग रहते थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक क्या है? तो चरक आयुर्वेदाचार्य है। ठीक है, कनिष्क के राज दरबार में जो थे आयुर्वेदाचार्य वो चरक थे। अर्थात देखते हैं आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में चरक को माना जाता है। और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे जाना जाता है आइंस्टीन के नाम से? तो नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन अर्थात नागसेन को भारत के आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यही नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था, तो किसके द्वारा सिल्क मार्ग का आरंभ कराया गया था? तो कनिष्क द्वारा कराया गया था। शक सम्मत चलाया गया, तो शक सम्मत कब चलाया गया? तो कनिष्क द्वारा चलाया गया, और 78 ईस्वी में चलाया गया। विकल्प में आपको 78 ईसा पूर्व दे के फंसा देगा, तो ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में चलाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस पे आधारित है? तो शक सम्मत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो हमारा है वो कौन सा माह होता है? तो प्रथम माह जो होता है वो चैत्र का होता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? तो विक्रम संवत की शुरुआत होती है 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया, तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण जो किया गया वो कुषाणों द्वारा किया गया। बाल विवाह प्रथा आरंभ की गई किसके द्वारा? तो कुषाणों द्वारा की जाती है। गंधार शैली फली फूली किसके शासनकाल में? तो कुषाणों के शासनकाल में गंधार शैली का विकास होता है। अगला देखते हैं हम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाया गया? तो कुषाणों द्वारा चलवाया गया। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाया गया था? तो यूनानियों द्वारा चलवाया गया था। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाया जाएगा? तो गुप्त शासकों द्वारा चलवाया गया था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो आप देखिए कुषाण शासकों। ठीक है, प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता था? तो प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का के नाम से जाना जाता था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव जो था वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है गुप्त वंश। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। और कब गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो 240 ईस्वी में। गुप्त वंश के अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। और इसके द्वारा ठीक है गुप्त संवत चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। और चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था वो समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए स्थित है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसको देखा गया है? तो समुद्रगुप्त को देखा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? तो बिसेंट आर्थर द्वारा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन होगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ठीक है जिसके रचनाकार कौन है? हरिसेन है। उसकी जानकारी यानी कि प्रयाग प्रशस्ति लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसने राजधानी को क्या बनाया? तो प्रथम राजधानी जो पाटलिपुत्र थी राजधानी को द्वितीय राजधानी बनाया उज्जैन को। ठीक है,
और विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले टोटल कितने शासक थे? तो टोटल 14 शासक थे, और उसमें सर्वाधिक महान विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत और क्षणपक ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का दो आयुर्वेदाचार्य थे, वो कौन थे? तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के आयुर्वेदाचार्य थे। अगला हमारा हो जाएगा वराहमिहिर या आर्यभट्ट। वराहमिहिर का संबंध किससे है? तो खगोलविद थे, और आर्यभट्ट जो थे वो कौन थे? तो वो गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास कब होता है? तो दशमलव प्रणाली का विकास जो होता है वो गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त काल में होता है, और किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्यभट्ट द्वारा किया जाता है। मेघदूत कुमार संभव के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। कालिदास द्वारा लिखा गया था कौन सा? मेघदूतम कुमार संभवम। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा, शल्य चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। पंचतत्व के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ठीक है, पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा, और कब लिखा गया? तो गुप्त काल में पंचतत्व का लेखन किया गया। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। कब आया? तो 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फो क्यू की के नाम से जाना जाता है। फा से फाहियान, फा से फो क्यू की के नाम से जाना जाता है फाहियान का यात्रा वृत्तांत। और किसके शासनकाल में आता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। और एक और चीनी यात्री आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आता है? तो ह्वेनसांग के शासनकाल में आता है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई किसके द्वारा? तो गुप्त काल में जारी की गई। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी किसके द्वारा? कुषाणों द्वारा जारी की गई थी। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी किसके द्वारा? तो यूनानियों द्वारा जारी की गई थी। अगला हमारा हो जाएगा, चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। अगला हो जाएगा हमारा, मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। और कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, ठीक है, इसका अन्य नाम गोविंद गुप्त है, और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में की गई थी? तो गुप्त वंश में की गई थी। और गुप्त वंश के किस शासक द्वारा? तो कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी जो था ये गौरी का सेनापति था, और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, क्या कर दिया गया था? ध्वस्त कर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी थे। कुमारगुप्त के प्रथम उत्तराधिकारी कौन थे? तो वह स्कंदगुप्त हो जाएंगे। हुड़ों का आक्रमण कब हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के बारे में अगर देखा जाए तो इनके संबंध में एकमात्र कथन जो सबसे बेहतरीन है, ठीक है, एक दो लाइन, तो वो हो जाएगा, हुड़ आक्रमण का संबंध स्कंदगुप्त, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त, और हुड़ों को पराजित किसने किया? तो स्कंदगुप्त। यानी कि दो कथन, हुड़ आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया? तो वो भी स्कंदगुप्त द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं हम, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल में देखिए, जो आम पब्लिक जो यूज करते थे वो कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा की यूज करते थे। किंतु गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या था? तो टोटल उपज का 1/6% भूमि राजस्व का दर था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब होता है? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में होता है। गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो उनको रूपक के नाम से जाना जाता था। गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दीनार के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में जो मुद्राएं थी उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको पड़ के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ याद करिए उसको भी। पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे वर्धन वंश के संस्थापक थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था वो प्रभाकर वर्धन था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, प्रभाकर वर्धन के पुत्र कौन थे? तो हर्षवर्धन और राजवर्धन, ठीक है, ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे।
हर्षवर्धन का अगर अन्य नाम देखा जाए तो हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य था, और इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था, तो इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर में स्थापित किया था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन थानेश्वर कहाँ है, तो कन्नौज में स्थित है। भूमि देने की सामंती जो प्रथा थी, ठीक है, उसको प्रारंभ किसके द्वारा की गई, तो हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया, तो ये भारत 600 से ईस्वी में 606 ईस्वी में भारत आया और 647 ईस्वी तक भारत में रहा। अर्थात सॉरी, हर्षवर्धन का ये शासनकाल है। हर्षवर्धन शासनकाल में कब शुरुआत होती है, तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, ठीक है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। कब आया था, तो 630 ईस्वी के आसपास भारत आया था। और ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसको क्या इस नाम से जाना जाता है, तो ह्वेनसांग की जो लिखित पुस्तक है यात्रा वृत्तांत है उसको CUकी के नाम से जाना जाता है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता कौन है, तो ये बाणभट्ट है। और ये बाणभट्ट कौन थे, तो हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ पे, तो प्रयाग में। और कौन से सम्मेलन में स्वयं शामिल हुआ था, तो जो 6वां धार्मिक सम्मेलन था उसमें ये स्वयं शामिल हुआ था। अगला हमारा हो जाएगा, हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 थी। और गुप्ता काल में भी भूराजस्व की दर क्या थी, तो वो भी 1/6 थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में कहाँ पराजित किया, तो नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। किस नदी के तट पे, तो नर्मदा नदी के तट पे। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा होगा, संगम युग का महान शासक कौन था, तो संगम युग का जो महान शासक था वो कारिकाल था। संगम का अर्थ क्या है, तो कवियों की गोष्ठी या सभा जो है वो संगम का अर्थ है। भारत में प्रथम और तृतीय संगम कहाँ हुआ था, तो वो आपका मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ होता है, तो कपाटपुरम में होता है, यानी कि अलवई में। अगला हमारा होगा, प्रथम संगत के अध्यक्ष, जो प्रथम संगम था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। और प्रथम संगम कहाँ हुआ था, तो मदुरई में हुआ था, याद रखिएगा आप। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे, तो नक्कीरर जो है वो तृतीय संगम के अध्यक्ष थे। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था तो पांड्य राजाओं द्वारा, ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। अगला हमारा होगा, संगम साहित्य को किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहिल में किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है, तो चोल, चेर और पांडव का विवरण किसमें प्राप्त होता है, तो संगम साहित्य में। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था, तो कारिकाल जो था वो चोल राज्य का प्रमुख शासक था। पुरी यानी कि जगन्नाथ मंदिर जो नागर शैली में बनी हुई है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अनंत बर्मन द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सोमवंशी राजा जो थे ययत केसरी थे, ययति केसरी के द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये कौन से वंश से संबंधित है, तो सोम वंश से संबंधित है। अगला हमारा हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगौड़ा के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो नरसिंह देव बर्मन द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव बर्मन जो फर्स्ट थे उनके द्वारा करवाया गया था। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है, तो तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो ये कंबोडिया में है। नटराज मंदिर स्थित है कहाँ पे, तो चेन्नई में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पे, तो ये आपका मदुरई हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांडव वंश की राजधानी क्या थी, तो पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु जो था वो पल्लव वंश का संस्थापक था। और पल्लव की राजधानी क्या थी, तो कांची या तमिलनाडु जो थी, कांची जो थी वो पल्लव की राजधानी थी। और कांची कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला हमारा हो जाएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों यानी कि सप्त पगौड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया पल्लव वंशी शासक नरसिंह बर्मन प्रथम द्वारा, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, तो यह एकास्म पत्थर से बना है, अर्थात एक ही पत्थर से पूरी मंदिर बना हुआ है।
कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अगला हमारा हो जाएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो अपराजित था। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कौन कौन सी? तो कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और बेगी चालुक्य। वातापी चालुक्य के जो संस्थापक थे वो जयसिंह थे। और वातापी चालुक्य की राजधानी क्या थी? तो वातापी या वादामी चालुक्य की राजधानी जो थी वो वातापी था। और इसका महान शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। और इसी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पे किसको हराया गया था? तो हर्षवर्धन को हराया गया था। कब? 637 ईस्वी या 634 ईस्वी के आसपास। अगला हमारा हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय संबंधित जानकारी मिलती है किससे? तो रवि कीर्ति का जो एहोल अभिलेख है उससे मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में जानकारी। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और किस नदी के तट पे? तो नर्मदा नदी के तट पे। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया। वातापी या वादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्ति वर्मन जो द्वितीय था वो वातामी या वादामी वंश का अंतिम शासक था। अगला हमारा हो जाएगा बेगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन जो थे वो बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। विष्णुवर्धन की राजधानी क्या थी? ठीक है, यानी कि बेगी के चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वो थी बेगी। और कहाँ स्थित है ये? आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र में थी। और द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है? तो हलेबीड है। और कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में स्थित है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश का अंतिम शासक बल था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो ये मान्यखेत थी। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा हो जाएगा बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन सी है? तो एलोरा में 34 गुफाएं टोटल है। वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। और सर्वाधिक जो है वो हिंदू गुफाएं हैं सर्वाधिक। अगला हमारा हो जाएगा एलोरा के कैलाश मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सा है? तो वो आपका एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उनकी जमीन पर यानी कि उनके क्षेत्र में कौन सी वंश की स्थापना होती है? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन है? तो तैलभ द्वितीय जो है उनके द्वारा स्थापना होती है। और राजधानी क्या बनाई जाती है? तो राजधानी मान्यखेत को बनाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा कल्याणी के जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर देखा जाए तो वो विक्रमादित्य सिक्स थे। ठीक है, और विक्रमादित्य सिक्स जो थे विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर जो थे ये विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। अगला हमारा हो जाएगा हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की? तो ये विज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। अगला हमारा हो जाएगा चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। और चोलों की राजधानी की अगर बात करें तो तंजौर या तंजाउर जो थी वो चोलों की राजधानी थी। चोलों के प्रमुख शासक की बात करें तो राजराज प्रथम जो था वो चोल का प्रथम शासक था। और इसके द्वारा क्या किया गया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसी राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो राजराज प्रथम जो था ये श्रीलंका पर विजय करने वाला शासक था। अगला हमारा हो जाएगा चोल काल में भूमि कर था तो उपज का कितना था? उपज का 1/3 भाग। चोल काल में विष्णु के उपासक, ठीक है, चोल काल में जो विष्णु के उपासक थे उनको अलवार कहा जाता था। और चोल काल में जो शिव के उपासक थे उनको नयनार कहा जाता था। अलवार की संख्या अगर बात करें तो टोटल अलवारों की संख्या 12 थी। और नयनार की संख्या कितनी थी? तो 63 टोटल नयनार थे। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा नटराज की कांस्य मूर्तियां। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की
ठीक है, देन है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो जो चोल शासनकाल था वो नौसैनिक शक्ति के लिए फेमस था। अगला देखते हैं, मंदिर निर्माण कला में बीमान शैली का प्रचलन कब हुआ? तो चोल वंश के शासनकाल में मंदिर निर्माण कला में कौन सी शैली? बीमान शैली का प्रचलन होता है। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है तो उस तरह स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी? तो चोल वंश की संबंधित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम किसकी देन थी? तो वो चोल वंश की देन थी। अगला हो जाएगा हमारा गंगईकोंड चोल किसे कहा जाता था? तो राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंड चोल के नाम से जाना जाता था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। पाल वंश की संस्थापक कौन था? तो पाल वंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गोपाल द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 750 ईस्वी में। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। पाल वंश की अगर सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो वो धर्मपाल था। और धर्मपाल द्वारा क्या किया गया था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित था, ठीक है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 770 से 780 ईस्वी के मध्य की गई थी। अगला हमारा हो जाएगा, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पाल वंश का अंतिम शासक जो था वो मदन पाल था। सेन वंश की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? सामंत सेन द्वारा की जाती है। और इनकी राजधानी क्या होती है? तो इनकी राजधानी नदिया जिला यानी कि लखनऊती होती है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? इंपॉर्टेंट है, हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो वो सेन राजवंश था। सेन राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सेन राजवंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक आपका हो जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? तो जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला हमारा हो जाएगा लोहार वंश। और लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज लोहार वंश के संस्थापक थे। और हर्ष शासक था किससे? तो लोहार वंश का शासक था हर्ष। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो कल्हड़ जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था। और हर्ष का संबंध किससे है? लोहार वंश से है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाएगा, कश्मीर के इतिहास के दरबार बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो कल्हड़ रचित राज तरंगड़ी है। राज तरंगड़ी किसके द्वारा रचित की गई? तो कल्हड़ द्वारा। और कल्हड़ किसके दरबार में रहते थे? तो हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष का किस संप्रदाय से संबंधित थे, किस वंश से संबंधित थे? तो लोहार वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो कल्हड़ किसके द्वारा रचित की गई? तो राज तरंगरी द्वारा रचित की गई। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लोहार वंश के अगर अंतिम शासक की बात करें तो लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह जो था वो लोहार वंश का अंतिम शासक था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने? तो तोमर नरेश अनंगपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव जो थे वो गढ़वाल वंश का संस्थापक थे। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। और किसके किसके मध्य लड़ा जाता है? तो राजा जयचंद को और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें जयचंद की पराजय होती है। और इसी चंदावर 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में क्या होती है? राजा जयचंद की मृत्यु हो जाती है। और राजा जयचंद किस वंश से संबंधित थे? तो गहलवाल वंश से संबंधित थे। चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव जो थे वो चौहान वंश के संस्थापक थे। अजमेर नगर की स्थापना और अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो चौहान वंश के शासक अजय राज द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी और अपनी राजधानी बनाई गई थी। अगला हमारा हो जाएगा, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जिनका अन्य नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? तो चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। और इनके द्वारा कौन सी रचना की गई, किसकी रचना की गई? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो चंद्रबरदाई द्वारा की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा,
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो किसमें? तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। किंतु तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, और इसमें क्या होता है? तो इसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। अगला हमारा हो जाएगा परमार वंश। परमार वंश के अगर संस्थापक देखा जाए तो इसके संस्थापक उपेंद्र राज थे, और इसके प्रमुख शासक में अगर देखा जाए तो राजा भोज जो थे वो इसके प्रमुख शासक थे। कविराज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो कविराज की उपाधि राजा भोज द्वारा धारण की गई। चंदेल वंश का संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक द्वारा 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की जाती है, और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी, किंतु बाद में इनकी राजधानी खजुराहो हो जाती है। राजा धंग ने इनकी राजधानी को कालिंजर से कहाँ बनाया? तो खजुराहो बनाया था। चंदेल वंश के अगर प्रमुख राजा की बात करें तो राजा धंग जो थे ये चंदेल वंश के प्रमुख राजा थे, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? तो चंदेल वंश की राजधानी को परिवर्तन किया जाता है। चंदेल वंश की राजधानी पहले कहाँ थी? कालिंजर थी, और बाद में राजधानी इनके द्वारा परिवर्तित कर कहाँ लाया गया? तो खजुराहो लाया गया था। खजुराहो मंदिर जो है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इन्हीं राजा धंगदेव द्वारा किया गया। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चंदेल यानी कि राजा धंग द्वारा किया गया। अगर आप राजा धंग दिया हुआ है तो उनके विकल्प में चूज करेंगे, और ये नहीं है तो चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है। खजुराहो के मंदिर बना है, खजुराहो का जो मंदिर बना है किस शैली में बना है? तो वो नागर शैली में बना है, और इस मंदिर का खजुराहो के मंदिर संबंध है किस धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला हमारा हो जाएगा चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चंदेल वंश का जो सबसे प्रथम और सबसे प्रतापी शासक था वो यशोवर्मन था। मिहिर कुल पराजित हुआ था किससे? तो यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल पराजित हुआ था। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक परमल जो था वो चंदेल वंश का आखिरी शासक था। अगला हमारा हो जाएगा आल्हा और उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे। ठीक है। किसके? तो परमल के दरबार में रहते थे। परमर्द देव यानी कि परमल का अन्य नाम क्या था? परमर्द देव था, उसके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूल राज प्रथम जो थे वो सोलंकी वंश के संस्थापक थे। सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? तो सोलंकी वंश की राजधानी जो थी वो अनिलवाड़ थी। अगला हमारा हो जाएगा सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम थे, जय सिंह सिद्धराज थे, और भीम द्वितीय, ये सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे। महमूद गजनी जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, कब किया? 1025 ईस्वी में, और किसके शासन में किया? तो सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। अगला हमारा हो जाएगा दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया? तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा बनवाया गया था दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। नेक्स्ट हम देखेंगे सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, जिसने 1178 ईस्वी में क्या किया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे हम सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के अगर प्रमुख शासक को देखा जाए तो महाराणा प्रताप का संबंध किससे है? सिसोदिया वंश से है। राणा कुंभा का संबंध किससे है? सिसोदिया वंश से है। और राणा संग्राम सिंह का संबंध भी सिसोदिया वंश से हो जाएगा। मेवाड़ पर शासन किसका था? तो मेवाड़ पर किसके द्वारा शासन किया जा रहा था? तो सिसोदिया वंश का शासन जो था वो मेवाड़ पर था। अगला देखेंगे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। कब? 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कब? तो खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी।